डॉक्टर निखत, आवाज आ रही है आपको? आज के सिनेरियो स्टार्ट कर लेते हैं जब तक कुछ और लोग भी आ जाएं। मुझे ये बताएं कि वो क्वेश्चन था कि यू हैव स्टार्टेड इंडक्शन in an old man, okay, and you are unable to ventilate, okay. So what are the possible factors which has led to this problem and how will you manage? कौन बताएगा? निखत आप बताएंगी या असर आप बताओ? शाबाश। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, इसमें सर एक तो हम दूसरा सर हमारा मशीन का फैक्टर, तीसरा हमारा ड्रग्स का फैक्टर होगा। सर पहले मशीन से स्टार्ट करते हैं। मशीन में सर्किट लीक हो सकता है, बैरो लीक हो सकता है, इम्प्रॉपर मास्क हो सकता है, मास्क फिटिंग इम्प्रॉपर हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन फ्लो कम हो सकता है। अच्छा सर, दूसरा हमारे पास पेशेंट फैक्टर आ जाता है, जिसमें सर बेयर्ड पेशेंट होगा या एडेंटलस होगा या चीक फैट जो है ना, जैसे लोगों में चीक फैट्स नहीं होते, वो पेशेंट्स हो गए। अच्छा, उसके अलावा सर ओबीस पेशेंट हो गए, जिनकी चेस्ट वॉल जो है ना काफ़ी हैवी होती है। और सर ड्रग्स में हमारे पास सर सक्सोमेथोनियम आ गई या ओपियोइड्स में फेंटानिल आ गया, जिससे चेस्ट वॉल रिजिडिटी हो सकती है। और सर हमारे पास अच्छा, तीसरा सर ब्रोंकोस्पेज़म हो सकता है पेशेंट। और फिर सर हमारे पास ब्रोंकोस्पेज़म के अलावा सर बस यही याद आ रहा है। अच्छा इसको कोई सा आंसर को इम्प्रूव करे? अजहर आप बताओ। फेशियल डिफॉर्मिटीज भी तो हो सकती है, हाँ सॉरी, या फिर फेशियल इंजरी हो सकती है। फेशियल इंजरी, जी जी। मतलब लाइक ये कि देखें, एक्चुअली बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये है कि एमसीक्यू में जब पूछा जाएगा तो वहां पर उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई सिनेरियो के अंदर हिंट दिया होगा, ठीक है। ये तो खैर हम बेसिकली एक इसके पॉसिबल कॉजेज के हिसाब से हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करें कि पॉसिबल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई ना कोई रीजन, वहां पर अगर एमसीक्यू में आएगा तो इसके अंदर कोई ना कोई रीजन होगा। अगर ये वाईवे में पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपकी अप्रोच जो होगी ना वो ये होगी, मैंने जो पॉसिबल रिकॉर्ड करके भेजा था इसका आंसर, कि आपका आप में इसकी अप्रोच ये होगी कि आपकी इमीडिएटली, क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी ना, इट्स एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के लिए कोई भी इमरजेंसी में वाईवे के अंदर आंसर के लिए आपने कॉल फॉर हेल्प, immediately approach is airway breathing circulation. I will make sure patient's airway is like tongue is falling. I will try to do the suction and put airway. Okay. At the same time, आप ये जुमला बोल सकते हैं कि evaluation, resuscitation and management will go side by side. Okay. You will try to see any other associated symptoms with it like any hemodynamic collapse or anything like that. ठीक है। और at the same time जैसे डॉक्टर निखत ने बताया है कि उसके अंदर जो है वो आपने इक्विपमेंट की चीजें देख लें, पेशेंट की चीजें देख लें, आगे मतलब उसमें ये कहें कि फर्दर मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉज, possible cause. If maybe patient is in light plane of anesthesia, you need to give muscle relaxant or increase the depth of anesthesia. If patient is having laryngospasm, maybe you will again, you have not given it adequate anesthesia, you will increase the depth of anesthesia or give some muscle relaxant, do suctioning, और आपने मतलब बेसिकली ये उसका कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके से होगा। एमसीक्यू के अंदर उन्होंने कोई ना कोई पिन पॉइंट करके बताया होगा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में जो टेक होम मैसेजेस हैं वो ये हैं कि आपको यू शुड नो द ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि आपको अगर फैक्टर्स पता होंगे तो अगर आपके पास एमसीक्यू में या वाईवे में या इवन रिटर्न के अंदर जो सिनेरियो आएगा, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि उसमें से कौन सी चीज को वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ के हंट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, तो ये इसके अंदर है। अच्छा, आपसे मुझे एक सवाल करना, क्योंकि ये इंटुबेशन के बारे में ही है। तो कल एक केस कराया था हमने, वो कार्सिनोमा की पेशेंट थी, कोलोनिक कार्सिनोमा की पेशेंट थी। उसको वही सारे इंडक्शन एजेंट देके उन्होंने इंड्यूस किया। उसके बाद जो है उसको ट्यूब डाली। ट्यूब डालने के थोड़ी देर के बाद ही जो है, नहीं, उन्होंने 6.5 की ट्यूब डाली थी। ऑन दैट टाइम उन्होंने बोला ये 6.5 की ट्यूब बहुत छोटी है, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो 7.5 की ट्यूब डाली गई, उसको नहीं 7 की ट्यूब डाली गई निकाल के दोबारा से। उसके फौरन बाद ही जो है ना उसके अंदर फ्रॉथिंग आनी शुरू हो गई, और फ्रॉथिंग के बाद वो डिसेचुरेट करते करते 66 पर पहुंच गई। ठीक है, आप सुन रहे हैं मेरी बात?
जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ। 66 पे पहुंच गई, उसके बाद वो नहीं हो सकी, ऊपर नहीं आ सकी उसकी सैचुरेशन, काफी वेंटिलेट, फिर डिसाइड ये हुआ कि उसको दोबारा से पैरालाइज करके जो है ना वेंटिलेट किया जाए, फिर उसको दोबारा से पैरालाइज करके वेंटिलेट किया गया, और इन द मीन टाइम उसकी सक्शनिंग भी होती रही ट्यूब की, और ऑटोमेटिकली जो है ना फिर उसकी कहीं जाके जो है 97, अच्छा ये तो वो तो प्रोसीड नहीं हो सका, अच्छा उसको अबंडन कर दिया। एक मिनट डॉक्टर निघत, ये आप मुझे बताएं कि ये जो सिनेरियो डॉक्टर शाइस्ता ने बताया है, इसमें आपके ख्याल से क्या हुआ है इस पेशेंट को? नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा। बिल्कुल, उसको पेशेंट को डेफिनेटली सक्सामिथोनियम दिया गया होगा, जिसका इफेक्ट वापस जी आ गया होगा। नहीं इसका नहीं, इफेक्ट सक्शन नहीं दिया गया था, एक्यूरॉन दिया गया था। एक्यूरॉन दिया गया था, और कितनी डोज दी गई थी? आई थिंक शायद 30 पूरी दे दी गई थी। अच्छा, मतलब बेसिकली देखें, इसमें कॉजेज कैन बी मल्टीफोल्ड। एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो फ्रॉथ ही आप बता रहे हैं, तो फ्रॉथ के अंदर तो वो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, लेकिन अगर इंट्यूबेशन हो चुकी है तो उसके बाद कोई और भी हो सकती है। कार्डिक पेशेंट जो जो कार्सिनोमा के पेशेंट हैं, उसके अंदर कार्डिक फेलियर की कई कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। और मुझे दूसरी आपसे बात, जी, पेशेंट को एस्पिरेशन भी हो सकती है, पेशेंट को जी, उन्होंने ये बताया आपकी आवाज कट रही है, कि एंडोब्रोंकियल हो सकती है। आपकी अच्छा आवाज सर, जब तक मैडम की आवाज रेस्पिरेशन होगी जब हमने एथोट्यूब दे दिया, ये करना जब हमने कि मैं जब ये जो फ्रॉथ आ रही थी वो ट्यूब में भी आ रही थी, और जब डिसेचुरेट हुआ है पेशेंट तब उसको जो है ना फ्रॉथ ट्यूब इंट्यूबेट की गई है। आई मीन जब डिसेचुरेट हुआ है पेशेंट तब उसको इंट्यूबेशन की गई है। तो आई सपोज कि शायद उसको नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। दिस इज माय यानी कि एक assumption। जी। क्योंकि असल में देखें, हम जो हमारा ये होता है कि प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया और जो एग्जाम है थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। कभी ये चीजें सिमुलेट करती हैं, कई दफा प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज टोटली डिफरेंट एंड देन बुकिश थिंग्स, ठीक है। तो वो हमें कहीं दरमियानी रास्ता निकालना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर एक्चुअली आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात इसलिए वैलिड नहीं होगी कि पहले ही you should be choosing the correct size of tube. Why are you intubating it with first with 6.5 and then changing it to 7.5? तो practically तो इस तरह की गलतियां हो सकती एक हैं। और क्वेश्चन है मेरा। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कीमोथेरेपी हेमोडायनामिक्स पर कोई इफेक्ट करती है? बिल्कुल। कीमोथेरेपी असल में ना जो है ना कीमोथेरेप्यूटिक जो एजेंट्स होते हैं ना, उनमें जी, मुख्तलिफ हो हेलो। सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो सेल लाइंस को डिस्टर्ब करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन करते हैं, वो कार्डिक डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथीज डेवलप हो सकती हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकते हैं, रीनल फेलियर, रीनल डैमेज कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि हमेशा हर पेशेंट में हर चीज नहीं होती, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जब आपसे कोई एमसीक्यू पूछ रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई हिंट होगा, और वो हिंट जनरल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली डॉक्टर साहब, उसके ऊपर एक कार्डियक असेसमेंट का पेपर था, लेकिन उसका कार्डियक असेसमेंट नहीं हुआ था क्योंकि वो 20 इयर्स ओल्ड लड़की थी, तो लोगों ने यही सोचा कि उसको तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। जी नहीं, एक्चुअली वो बिल्कुल जो है वो वही मैं आपको बताया ना कि प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज यूजुअली टोटली डिफरेंट। मैं यहाँ पे कई दफा इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने अपने 17 साल के कैरियर में कभी अवेक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन नहीं की, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आपने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक ही बोलना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर चीज है। तो अच्छा, जो है ना, असल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन तकरीबन एक हफ्ते से, जो अभी तक हमारा खत्म नहीं हो पा रहा है। तो उसमें रीनल का कुछ पोर्शन रहता था, तो हम रीनल के उस पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैनब, आप स्क्रीन शेयर कर लो अगर आप, एक मिनट। सर, हमने शुरू से करना है या उसके आगे तो बस कुछ भी नहीं था? AKI की क्लासिफिकेशन और सी के लिए। हाँ जी, आप स्क्रीन लाओ, मैं इन लोगों को दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम उसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से कवर करके हम वी विल फिनिश द डिस्कशन फॉर टुडे।
इसमें जब तक ये ओपन कर रही है, मैं ये बेसिकली देखें जो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन है ना, वो बेसिकली की टू सक्सेस, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनरल डेमोग्राफिक एक हेडिंग, उसके बाद कार्डिक, उसके बाद रिस्पिरेटरी, एंड नाउ वी वर एट रीनल, ठीक है। तो बेसिकली जो रैशनल ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ये नहीं होता कि आपने हिस्ट्री बनाए हिस्ट्री, एग्जामिनेशन बनाए एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन बनाए इन्वेस्टिगेशन, नो, ये इररेलेवेंट चीज होती है। आपको सिम्टोमेटोलॉजी को क्लिनिकल साइंस के साथ कोरिलेट करके नीड फॉर डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन टू फिगर आउट द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स की बेस पे आपको ये फैसला करना होगा कि भाई ये पेशेंट में कितनी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं, एंड देन यू विल फिगर आउट व्हाट यू शुड बी डूइंग टू ऑप्टिमाइज दैट दोज रिस्क फैक्टर्स. Some risk factors will be able to be optimized, some risk factors will not be able to optimize. This is number one. Number two, the urgency of surgery will decide which things you can do, ठीक है. And then whatever you are doing, whatever investigation you are doing, and or whatever management you are doing, you should have a rationale for it, okay. तो ये बेसिकली पर्पस है. तो हम लोगों ने रीनल के अंदर ये किया था कि कुछ सिम्टोमेटोलॉजी देखी थी, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स थे जो कि प्योरली यूरिनरी सिम्टम्स थे, और कुछ सिम्टम्स ऐसे थे कि जो बेसिकली डीकम्पेंसेशन ऑफ रीनल फेलियर की वजह से ऑर्गन सिस्टम के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल टू रीनल टू रिस्पिरेटरी टू कार्डियोवैस्कुलर टू बोन मैरो टू फ्लूइड मैनेजमेंट टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टू बोन फिजियोलॉजी, हर चीज पे इफेक्ट करता है. तो कुछ सिम्टोमेटोलॉजी होगी उसकी वजह से, और कुछ सिम्टोमेटोलॉजी होगी प्योरली रीनल. तो रीनल के अंदर प्योरली जो रीनल सिम्टम्स है, एक्चुअली दीज आर नॉट रिलेटेड मच टू एनेस्थीसिया, एक्सेप्ट कि अगर बहुत ज्यादा हीमोचूरिया हो रहा है तो उस हीमोचूरिया की वजह से जो है वो उसमें इस हद तक प्रॉब्लम हो गई है कि अब वो प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट एनीमिक हो गया है, फॉर एग्जांपल. तो ये एक एक्सेप्शन होगी. या इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से पस यूरिन में आ रही है, या कोई और सिम्टम आ रहे हैं और उसकी वजह से पेशेंट सेप्टिसीमिया में चला गया, या पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी है तो आप कहेंगे कि वो डायबिटिक है, तो उसके अंदर आप डायबिटीज की तरफ चले जाएंगे. लेकिन एक्चुअली जो ये दीज यूरिन और अच्छा, या फिर रीनल कोलिक है तो उसके अंदर आपको एक्यूट पेन मैनेजमेंट के रेफरेंस से आ सकता है कि या उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, या उसके अंदर कोई ऐसे सिम्टम हो सकते हैं जो फर्दर वो रीनल फेलियर की तरफ जाएंगे. लेकिन यूजुअली जो यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं, यूजुअली दे आर नॉट मच रेलिवेंट, ठीक है. अच्छा, एक मैं सिर्फ जुमला बोल के आगे मैं दे रहा हूँ कि नुसरत, आप लोग अभी देर से ज्वाइन किए हैं, आप लोगों से एंड पे मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूं, अभी आप ये गौर से रीनल इवैल्यूएशन को सुन लो, ठीक है. उसके बाद वी विल डिस्कस सम सिनेरियो, ताकि आप लोगों के भी कभी इंटरेस्ट कायम रहे, ठीक है. ये मैंने यहाँ तक बता दिया है. आगे बेसिकली हम लोगों ने क्लिनिकल रेलेवेंस के साथ उसको करना है. ये हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिए हैं. नीचे करो, ये आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. अब हम लोग यहाँ पे आए थे कि बेसिकली हमने स्ट्रेटिफाई कर लिया और हमें पता लग गया कि इस पेशेंट के अंदर इतने रिस्क फैक्टर्स है. जैसे रीनल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है. तो डायबिटीज इज अ रीनल रिस्क फैक्टर बिकॉज अ पेशेंट हु हैज बॉर्डरलाइन नेफ्रोपैथी कैन गो इन ऑन एक्यूट फेलियर ऑन क्रॉनिक फेलियर. यानी कि एक पेशेंट के क्रॉनिकली जो है वो रीनल डिसफंक्शन है और वो प्रेसिपिटेट हो गया है एक्यूटली, अगर उस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हुआ है, या वो हाइपोटेंशन हुई है, या आपने उसमें एनसेड्स यूज कर लिए हैं, या उसकी बहुत ज्यादा रिट्रैक्शन हुई है, या फॉर एनी गुड रीजन आपने उसको बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी है, कोई कंट्रास्ट दे दी है, या कोई ऐसी चीज जिसने वो एक्यूटली प्रेसिपिटेट कर दी है. तो दैट आर द प्री ऑपरेटिव रीनल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है. या पेरी ऑपरेटिव उसके अंदर आ जाएंगे कि इंटर ऑपरेटिवली हम लोगों ने क्या क्या फैक्टर्स को देखना है, ठीक है. तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि व्हाट प्रिकॉशंस, बल्कि नुसरत आपने सवाल का जवाब देना है. व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू लाइक टू, एंड देन यू विल कॉम्प्लीमेंट ज़ैनब. तो क्वेश्चन नुसरत आपसे ये है कि एक पेशेंट है जिसको रीनल डिसफंक्शन है, तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में व्हाट थिंग्स यू विल अवॉइड. चलो मैं कह लो intraoperatively what factors would you like to avoid in a patient which has some renal dysfunction? सर इस पेशेंट में जो सबसे पहले, अगर सर मेरा मोड ऑफ एनेस्थीसिया जो भी है, तो इस पेशेंट में सबसे पहले मैं हाइपोटेंशन हाइपोवोलेमिया और ये अवॉइड करूंगी.
क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसके अलावा जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकती हैं, एक तो वो उसका लाइक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक सर वैसे तो मुझे एंटीबायोटिक याद आ रही है, लेकिन कुछ हमारे एनेस्थीसिया ड्रग्स होती हैं जो कि सर वीक्रोनियम, रोक्यूरोनियम, ये पेनक्रोनियम, सर ये लिवर से तो मेटाबोलाइज होती हैं, लेकिन पार्शियली ये किडनी से भी जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं, मसल रिलैक्सेंस जो हैं। और इसके एनसेड्स हैं सर, एनसेड्स ऑन अमाइनो एनसेड्स हैं सर। हाँ जी, एनसेड्स हैं। हाँ, जेंटामाइसिन अक्सर लोग दे रहे होते हैं। उसके बाद आप ये जो पेनक्रोनियम, रोक्रोनियम में देखें, ज़हन में रखें बात, ये लिवर के लिए भी यही बात ट्रू है, एंड दैट्स सेम इज ट्रू फॉर किडनी। There are some drugs, listen, there are some drugs which damage the kidneys and there are some drugs which are mishandled by kidney or liver. तो ये ज़हन में रखें बात कि वो ड्रग्स की जो लिवर मिसहैंडल करता है या किडनीज मिसहैंडल करती हैं, when they are in failure, they are not renal toxic or hepatotoxic. Hepatotoxic ड्रग जो है वो पैरासीटामोल होती है, which can cause, if given in higher dose beyond the capacity of the liver to detoxify, will cause hepatic damage. Or NSAIDs will decrease the renal blood flow. Hypovolemia, this is the factor which we will be avoiding. दवाइयों में एक आपका कंट्रास्ट, जो रेडियो कंट्रास्ट डाइज हैं, रीनल टॉक्सिक, वो आपने पेरी ऑपरेटिव पीरियड में आपने अवॉइड करनी है। आपने जैसे बताया, मैंने तो बोल ही दिया था सारा, उसी को ही आपने दोबारा बोलना था। हाइपोटेंशन आपने अवॉइड करनी है। तो सर मैंने बता दिया ना सर, हाइपोटेंशन बताया, हाइपोवोलेमिया बताया, और जो सर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है वो बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्जरीज आर एट रिस्क? सर व्हाट सर्जरी सर, इसमें जिसमें सर ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है सर, वो सर्जरीज एट रिस्क हो सकती हैं। और इसके अलावा जो जिसमें हम हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया यूज करते हैं सर, उसमें हो सकता है। इसके अलावा सर जो एओर्टिक सर्जरी, एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए जो सर्जरी करते हैं, तो उसमें हाई रिस्क होता है। और एक मोटी सर्जरी सर लिवर स्पाइन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ठीक है। Any surgery there is massive fluid shift and why like उसमें हाइपोटेंशन से किस तरह होता है कि रीनल की जो कैपेसिटी होती है, परफ्यूजन सर, परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होती है उसकी। What is the range for perfusion pressure of renal system? सर above than 60 होना चाहिए सर, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है। नुसरत नो अजहर, आपके लिए भी ये वार्निंग है। रीनल परफ्यूजन प्रेशर इज बिटवीन 80 to 180। ये आप जो 60 to 160 बता रहे हैं, दैट इज फॉर सेरेब्रल परफ्यूजन, ठीक है। जो हमने तो इवन ये मैप ही सुना है कि मैप ही आपने जो है ना वो मेंटेन करना है, तो उसकी रेंज यही होती है ना। व्हाट इज ऑटो रेगुलेशन? ऑटो रेगुलेशन के जिस प्रेशर रेंज में अगर इस प्रेशर से अबव या नीचे हो जाएगा तो परफ्यूजन विल बी फ्लो डिपेंडेंट, यानी कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 80 से कम हो गया ना भाई, तो रीनल परफ्यूजन डैमेज हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 60 से मीन कम हो गया है या 160 से ज्यादा हो गया है, तो सेरेब्रल प्रॉब्लम्स हो सकती है। समझ आई? तो जो इसीलिए जब भी हाइपोवोलेमिया होता है तो सबसे पहले पेशेंट को, बेशक एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी ना हो, लेकिन उसके किडनी शट डाउन हो जाते हैं। समझ आई? बिकॉज द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज हायर देन सेरेब्रल परफ्यूजन, ठीक है। इसलिए किडनीज विल शट डाउन अर्लियर देन ब्रेन, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर। What monitoring would you like to do if you are suspecting any renal dysfunction? सर इंट्रा ऑपरेटिवली तो हम यूरिन आउटपुट तक करते ही हैं, और इसके अलावा मेरी बहन, आपने ये नहीं जवाब, आपको मैंने सिखाया है, आपको तोते की तरह रट्टा हुआ है, फिर भी आप वही बोल रही हो कि यूरिन आउटपुट तो मेजर करेंगे। इन एडिशन, जुमला याद रखो, in addition to standard 1 standard 2 monitoring, the possible monitoring for renal, specifically renal, could be urine output and invasive blood pressure monitoring, and it will also depend, as Azhar said,
यूरिया क्रिएटिन इलेक्ट्रोलाइट लो लैब्स में नो, इन एडिशन टू दैट अकॉर्डिंग टू सर्जरी। निगत आपकी, अब बोलिए, एक मिनट नुसरत खामोश रहना। निगत आपने क्या सवाल पूछा है? आपकी आवाज नहीं आई है पहले। हेलो, आ रही है सर आवाज? जी जी आप बोलें। सर मैंने पूछा है कि पेशेंट इज ऑलरेडी उसके रीनल कॉम्प्रोमाइज है, तो हम हाइपोवोलीमिया और हाइपरवोलीमिया दोनों अवॉइड नहीं करेंगे सर? मतलब हम उसको कैलकुलेटेड फ्लूइड देंगे, ऐसा ही है सर? देखें, अब इसके अंदर आपकी बात ठीक है, लेकिन 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 इसके अंदर बात ये होती है कि जो रीनल डिसफंक्शन होता है वो किस तरह प्रेसिपिटेट होता है? वो हाइपरवोलीमिया से प्रेसिपिटेट नहीं होता। नहीं सर, फ्लूइड ओवरलोड में। एक सेकंड, रीनल व्हाट डू यू, यही तो आपने स्ट्रेटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू राइफल स्कोर। एक मिनट ज़ैनब, जरा आप ऊपर करो, राइफल स्कोर का दिखाना जरा इनको। आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है? ये डिक्रीज फ्लो के लिए होता है। किडनीज उस वक्त तक ओवरलोड की पिक्चर नहीं देंगे जब तक उनका डिसफंक्शन नहीं हो जाता। समझ आई? अल्लाह ने ये सलाहियत दी है किडनीज को कि ये ज्यादा को टॉलरेट कर लेते हैं, कम को नहीं टॉलरेट कर रहे। रीनल डिसफंक्शन का मतलब क्या है? रीनल इंपेयरमेंट। यहां से आप देखें किस जगह पे फॉल करेगा आपके ख्याल से? ये रिस्क है नंबर 1 और नंबर 2, इट इज नॉट फेलियर। समझ आई? फेलियर तो आपका क्रेटिनिन मोर देन 3 हो गया है, 3 टाइम्स। देखें यहाँ पे आ गई समझ बात? यहां पर हम पहले आर और आई की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम आर एंड आई, नॉट वी आर नॉट टुवर्ड्स एफ एंड एल एंड ई। समझ आई? रिस्क हो गया डायबिटिक पेशेंट, अब नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है और क्रेटिनिन बढ़ गया है जी सर, जो कि क्लिनिकल रिस्क फैक्टर है। ठीक है, जिन लोगों ने अटेंड किए हैं पिछली क्लासेस, उसमें हम लोगों ने जो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स या इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर्स में हमने कहा था ना कि क्रेटिनिन मोर देन 2, तो देखिए वो इंजरी में आ जाता है। ठीक है, क्रेटिनिन मोर देन 2 इज क्लिनिकल रिस्क फैक्टर और इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, आ गई समझ बात? देखा था आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है? जी जी सर, हो गया सर। आपको समझ आ गया है? और किसी का कोई सवाल प्लीज? एनीवन? आप नीचे आओ, नुसरत नीचे आओ, सॉरी ज़ैनब नीचे आओ, शाबाश। अच्छा नजर नहीं आ रहा कुछ। एक मिनट रुके। अच्छा एक मिनट, अब अलग अलग बताएं। इंडक्शन एजेंट कोई अवॉइड करना है रीनल फेलियर में? हाँ जी, इंट्राऑपरेटिव, ये तो वैसे स्क्रीन पे सामने लिखा भी हुआ है। सर स्क्रीन शेयर कहाँ हो रही है सर? मुझे तो स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। अच्छा चलो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आप जवाब दो। आपको दिखाना अच्छी बात है, नहीं नजर आ रही तो बहुत अच्छी बात है। आंसर दो। देखो ज़ैनब तुम्हारे कैसे तुम्हारे सीनियर हैं। सर ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं? जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनाब। तो सर मैंने आपको बताइए, इसमें इंडक्शन एजेंट कौन सा रीनल फेलियर के अंदर? आप क्या कहेंगे कि अगर कोई पूछे कि रीनल फेलियर के अंदर कौन सा इंडक्शन एजेंट नहीं देना, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इंडक्शन एजेंट पेनक्यूरियनियम। सर वो मैंने बता दिया, पैन इंडक्शन में सर सक्स नहीं देना, वो हाइपरकैलेमिया करता है। एक हो गई। दूसरी बात ये देखें, एक अपने दिमाग को क्लियर कर लें। इंडक्शन एजेंट सक्सामिथोनियम होता है। अल्लाह अकबर, मैं यहाँ से स्कर्ट मिसाइल चला रहा हूँ उन लोगों को कि जो इंडक्शन एजेंट बोल रहे हैं सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम इज मसल रिलैक्सेंट। Induction agents are propofol. Any agent that might cause hypotension should be avoided. मतलब हमें किडनी में जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना है, तो हाइपोटेंशन नहीं इंड्यूस होने देंगे। वेरी गुड, तो जो भी देंगे वो कंट्रोल में देंगे। वेरी गुड, ठीक है, ये आंसर है। दिस इज द आंसर। There is no contraindication for any induction agent. You just have to get the because why? Because induction agents their effect finished by which mechanism their effect is finished? बोलो अनम, शाबाश। इंडक्शन एजेंट का वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इंडक्शन एजेंट्स का मेटाबॉलिज्म पे उतना ज्यादा नहीं होता, इनके इतने ज्यादा कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होते, ना प्रोपोफोल का होता है ना थायोपेंटोन का होता है। तो अगर आप इन्फ्यूजन में देंगे तो दीज थिंग्स विल कम इनटू अकाउंट। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ गया जो मेरे सारे
प्यारे दोस्त सक्सामिथोनियम को इंडक्शन एजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इंडक्शन एजेंट नहीं बोलना है इसको, दिस इज मसल रिलैक्सेंट, ये इंडक्शन एजेंट नहीं है, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, एक तो आपने बता दिया सक्सामिथोनियम से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, लेकिन एक जो एस्टेब्लिश रीनल फेलियर होगा उसमें क्या सक्सामिथोनियम देने की कोई जरूरत हो सकती है, जिसके अंदर जिस रीजन की वजह से यू मे नीड टू यूज सक्सामिथोनियम, व्हाट विल बी दैट इंडिकेशन? डायबिटिक पेशेंट, यानी कि गैस्ट्रोपरेसिस हो। Yes, गैस्ट्रोपरेसिस बिकॉज ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। The full stomach, anything that is causing a full stomach या Of disease course, state of course. from full stomach जो है वो Yes. सस्पेक्ट कर रहे हो, तब Yes. CKD में हम जो है सक्सा यूज करेंगे। लेकिन Yes. अगेन जो है वो मसल रिलैक्सेंट में हमारा प्रॉब्लम यही है कि जो भी चीज हिस्टामिन रिलीज कराएगी तो उसमें हम सोचेंगे कि वो हाइपोटेंशन करा सकती है, तो अगेन इस बारे में हम सोच के देंगे। देखें, एक तो बात ये है कि आपने ये डिस्कशन के अंदर ये ज़हन में रखना है कि व्हाट विल बी द, अब नाउ आंसर इन एमसीक्यू, व्हाट इज द बेस्ट मसल रिलैक्सेंट इन रीनल फेलियर। एमसीक्यू में आता है ना ऐसा क्वेश्चन, तो बेस्ट मसल रिलैक्सेंट कौन सा होगा? सिसएट्राक्यूरियम सर, सिसएट्राक्यूरियम, नो हिस्टामिन रिलीज, no significant metabolism from liver or excretion through kidneys. अब जो वो के जो जिनका किडनी से एक्सक्रीशन होती है वो कौन कौन से होते हैं? पैनक्यूरोनियम सर, वीक्रोनियम। वो कौन से होते हैं जिनके दोनों से होती है एक्सक्रीशन? लिवर से भी, लिवर थ्रू बाइल भी रिलीज होते हैं और थ्रू किडनीज भी एक्सक्रीट होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये एमसीक्यू में आ सकता है असर, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? वो दो, बाकी जो दोनों रह गए, वीक्रोनियम एंड रोक्रोनियम, ठीक है। एट्राक्यूरियम इज मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय, ये नुसरत आपने नहीं बताना, ये अनम बताएगी, ये अजहर बताएगा। हॉफमैन एलिमिनेशन सर, हॉफमैन डिग्रेडेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? सॉरी, एक सेकेंड, एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका एट्राक्यूरियम की हो गई बात, रोक्रोनियम की बात हो गई। रोक्रोनियम कैन बी यूज्ड as intubating agent when you are suspecting aspiration as well as you are suspecting hyperkalemia, but it should be used in the presence of sugammadex, ठीक है। अच्छा, मसल रिलैक्सेंट हो गए। अच्छा, एक मिनट, इनहेलेशनल एजेंट्स में सबसे बेस्ट इनहेलेशनल एजेंट कौन सा होगा? सर सीवो। एक मिनट, आपका आंसर सारे बोल दो, 4-5 ही तो हैं, उनमें से कोई ना कोई तो आंसर नहीं ना सर, मैं आइसो जो है ना उसका एसपीआर पे, सुने, एसपीआर पे इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है सर। एक मिनट रुक जाओ नुसरत, ये आपका क्वेश्चन ही नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये और कोई बताए। ज़ैनब आप बताओ, शाबाश। सर सारे सेफ हैं, आइसोफ्लोरेन, हेलोथेन या डेस्फ्लोरेन आर ऑल सेफ। ओके, अब आपने इसके अंदर जो कंसीडरेशन है सीवोफ्लोरेन उसमें वो फ्लोराइड की होती है सर, वो हाइड्रोजेनिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आयंस बनाता है, वो भी आगे से रीनल टॉक्सिक होते हैं, तो वो अवॉइड करें तो बेहतर होता है। एक चीज होती है, दूसरे डेस्फ्लोरेन थ्योरेटिकली जो वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। व्हाई देखें, ऐसी वो चीज के जिससे डिलेड रिकवरी होगी वो आप अवॉइड करेंगे ना। तो जब भी किडनी फेलियर होगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यू शुड बी यूजिंग द ड्रग व्हिच हैज द लीस्ट मेटाबॉलिज्म। तो लीस्ट मेटाबॉलिज्म किसका होता है? तो वेपर प्रेशर इसका होता है ना, तो इस वजह से इसका जल्दी इंडक्शन होगा और जल्दी ऑफ नहीं। अब सवाल मेरा ये नहीं है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप गंदम का जवाब चने से दे रहे हैं, ये आंसर नहीं है इसका। मैंने आपसे सवाल पूछा, लीस्ट मेटाबॉलिज्म इनहेलेशनल एजेंट्स में से किसका होगा? डेस्फ्लोरेन का ही है ना सर? वेरी गुड, डेस्फ्लोरेन का लीस्ट मेटाबॉलिज्म आंसर ठीक है, लेकिन रीजन भी पता हो ना। अच्छा, डेस्फ्लोरेन के बाद नंबर 2 पे किसका होता है?
तो ये तुक्का लगा रहा हूँ, ऐसे का है। नहीं अजहर ये आपको माफी नहीं है इसकी। नंबर 2 पे सर सीवो नो, रॉन्ग। सर नाइट्रस। देखें इसके लिए एक याद रख लें कि रूल ऑफ टू आएगा। वैसे ये डेस्फ्लोरेन का कुछ बुक्स में 0.05 लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको याद करने के लिए कर लें। डेस्फ्लोरेन 0.02%, आइसोफ्लोरेन 0.2%, सीवोफ्लोरेन 2% और हेलोथेन 20%। समझ आई? तो सबसे डेंजरस हेलोथेन है, सबसे बेस्ट जो है वो डेस्फ्लोरेन है। ठीक है, जो आप नुसरत बता रही थी ना हीमोडायनेमिक वाला, तो वो हीमोडायनेमिक का जो इफेक्ट्स हैं वो प्राइम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हम लोग वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम के अंदर मेटाबॉलिक प्लस रीनल डैमेज। तो रीनल डैमेज सीवोफ्लोरेन से लो फ्लो एनेस्थीसिया में थ्योरेटिकली हो सकता है। डिफरेंट एनिमल्स में किया है ये आई है चीज, जो ये जो है ना ह्यूमंस के अंदर ये इतनी ज्यादा वो नहीं है डॉक्यूमेंटेड। ठीक है जी सर। अच्छा, अब आ गए जनाब एनाल्जेसिया। कौन सा एनाल्जेसिया नहीं देना, कौन सा एनाल्जेसिया देना सर है? जी, how will you plan an multimodal analgesia in a patient with renal failure or renal impairment? मल्टी मॉडल इनमें सर लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं मल्टी मॉडल में। और इसमें सर ओपियोइड्स दे सकते हैं। फाइनल और जी सर एपिड्यूरल सर एपिड्यूरल देंगे क्योंकि उसका जरा ग्रेजुअल इफेक्ट होता है। तो सर एकदम से रीनल फेलियर की वजह से उसका प्लेटलेट डिसफंक्शन है, उसकी वजह से हेमाटोमा बन जाए कोई मसला नहीं है, इफेक्ट उसका ग्रेजुअल। लेकिन सर कंट्राइंडिकेशन अगर ना हो तो प्लीज आपसे मैंने स्पेसिफिक जब सवाल किया तो आप स्पेसिफिक जवाब देंगी। आप ये जवाब देंगी कि रीनल फेलियर रीजनल एनेस्थीसिया शुड ऑलवेज बी गिवन विद कॉशन बिकॉज देयर इज क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसफंक्शन which can be missed by the ordinary tests which we usually do. PT-INR will be normal, platelet count will be normal, still either you have to do what test? MCQ का क्वेश्चन भाई, MCQ वाले लोग बताएं कौन सा आंसर होगा इसमें। प्लेटलेट फंक्शन को देखने के लिए बेस्ट टेस्ट क्या होता है? जी अनम, जैनब बताओ। सर मैं बताऊं? जी आप बताओ। ब्लीडिंग टाइम जी, ये बेस्ट टेस्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट टेस्ट कौन सा है? बेस्ट टेस्ट नहीं है। अनम, जैनब, एनीवन? अजहर? सर टैग की तरफ नहीं जा रहे? टैग की तरफ मैं नहीं जा रहा। टैग से भी पता चल सकता है, लेकिन टैग से पहले उसको कहते हैं। अजहर यार इतनी दफा तुमने तो मेरे मुंह से कई दफा ये मेरा सुना है मेरे भाई, आप ही बता दो। प्लेटलेट फंक्शन ऐसे, ठीक है, प्लेटलेट फंक्शन ऐसे या ब्लीडिंग टाइम। नंबर 2 पे ब्लीडिंग टाइम होगा। थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी या रोटम हो सकता है, बिल्कुल उससे भी पता चल सकता है, लेकिन यूजुअली वो क्लिनिकली नहीं कभी किया जाता। आमतौर पे इलेक्टिव पेशेंट के अंदर रोटम नहीं किया जाता। ये है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ठीक है, असल में गुफ्तगू कहीं से कहीं पहुंच जाती है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के बारे में भी आप लोगों से कई दफा मैंने डिस्कस किया है। चले यहाँ पर ही अब इंटरेस्टिंग सा जुमला है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग व्हिच यू यूज? पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का मतलब वो होता है कि वो टेस्ट के जो बेड साइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर पॉइंट ऑफ केयर ए भी चीज हो सकती है। पॉइंट ऑफ केयर ये रोटम थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी होती है। पॉइंट ऑफ केयर यूरिनरी डिप्स्टिक्स के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। पॉइंट ऑफ केयर जो है वो INR भी होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ केयर ACT होता है। पॉइंट ऑफ केयर आप इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड शुगर ये जो करते हैं, ये सारे वट एवर टेस्ट यू आर डूइंग एट द बेड साइड, दीज आर पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ठीक है, और हीमोक्यू की स्पेशल मशीन होती है, उसमें जो स्टैट जो है वो हीमोग्लोबिन आ सकती है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ये हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं असल उससे। तो इसके अंदर आपने रीजनल और इस एपिड्यूरल के लिए ये जुमला रीनल फेलियर के रेफरेंस से प्लीज आप लोग याद कर लें कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट यू हैव टू रूल आउट
क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसफंक्शन, ठीक है। यू शुड एक्सपेक्ट, आप हाईवे में ये नहीं बोलना, ये जुमला नहीं बोलना नुसरत के ग्रेजुअल इफेक्ट आता है सर इसलिए दे देंगे, अगर कोई कॉन्ट्री इंडिकेशन ना हो, ये जुमला आंसर नहीं है। जब आपसे वो स्पेसिफिक रीनल फेलियर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद और एनसेड आपने अवॉइड करने हैं, पैरासिटामोल दे सकते हैं। अमंग द ओपियोइड व्हाट इज द बेस्ट चॉइस, व्हाट इज द बेस्ट चॉइस अमंग द सर मतलब इन्होंने लिखा है कि आपको ट्रामाडोल जो है अवॉइड करनी है, व्हाई सर? देखो सवाल आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो। व्हाट इज द बेस्ट ओपियोइड टू बी यूज्ड इन पेरिऑपरेटिव पेशेंट विद रीनल फेलियर? अनम बताओ, अजहर बताओ, अजहर को पता होगा। चलिए अपना ये जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है वो यूज करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रेमीफेंटेनिल। No opioid is no opioid with inactive metabolite is contraindicated. So which are the opioids which have active metabolites? कौन से होते हैं? मॉर्फिन और मॉर्फिन क्या होता है सर? और कोडीन सर। वो कोडीन तो अब आपको बता दिए ना, आप चैंपियन बन के जवाब दोगे इसका। नहीं, दूसरा कोडीन तो मॉर्फिन ही है। दूसरा कौन सा है? सर हाइड्रोमॉर्फिन तो नहीं, पैथिडीन। ठीक है, पैथिडीन का नॉट पैथिडीन इज आल्सो एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, तो उसके अलावा आप कोई भी दे सकते हैं। आपके दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि आपने ऐसे पेशेंट जिनके अंदर आप एनकेफेलोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हैं, यूरोपिक एनकेफेलोपैथी, तो आप उसमें डोज जो है वो आप मेंटेनेंस की कम देंगे। ठीक है, पीसीए भी आप दे सकते हैं, पीसीए मॉर्फिन, पीसीए क्या नाम, सॉरी पीसीए फेंटेनिल, या फिर मॉर्फिन आपने अवॉइड करनी है रीनल फेलियर। ठीक है सर, बिफोर यू मूव ऑन, लेकिन हमारे सेटअप में जहाँ पे रेमीफेंटेनिल और फेंटेनिल अवेलेबल नहीं है, आप मतलब अगर हम यहाँ एनेस्थीसिया दे रहे होते तो क्या यूज करते, वेयर वी डू नॉट हैव दी शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड? प्रैक्टिकल स्पीकिंग, मैंने आपको कहा था ना, प्रैक्टिकल स्पीकिंग, जैसे अभी डॉक्टर शाइस्ता जो बात कर रही थी, मैं आपको भी वही कहूंगा, सितारों से आगे जहाँ और भी है। ठीक है, ये आप जो हम लोग एनेस्थीसिया अपने पाकिस्तान में करते हैं उसको भूल जाएं, इम्तिहान में एक परियों की कहानी है। ठीक है सर, हमने फेंटेनिल यूज किया है। नहीं, वो अनम का जो सवाल है, प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में आप कोई भी, मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी ओपियोइड दे सकते हैं। आप नैल्ब्यूफिन, कॉमनली तो हमारे मुल्क में नैल्ब्यूफिन ही अवेलेबल है ना। जी सर, हम भी नैल्ब्यूफिन देते हैं। जी जी, तो नैल्ब्यूफिन में और मॉर्फिन में ग्रॉसली क्या फर्क है? अनम ही आंसर देगी और कोई नहीं बोलेगा। व्हाट इज ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन नैल्ब्यूफिन एंड मॉर्फिन? तो दोनों ओपियोइड्स हैं ना। मेटाबोलाइट्स के लिए, हां मेटाबोलाइट्स, एक्टिव मेटाबोलाइट्स ज्यादा हेल्प करेंगे। मुझे यकीन करो, मुझे जब मॉर्गन पढ़ने वालों को मैं नॉक डाउन करता हूं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मैं लोगों को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ना मैं मनहूस मॉर्गन से लिए जहाद करता रहूंगा। आपको बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता इसका। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? कोई और बताइए। मॉर्गन में नहीं लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा होगा, कहीं मॉर्गन में सारी चीजें लिखी होती हैं। बताओ, शाबाश, ये इज्जत का मामला है अनम। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉर्फिन एंड नैल्ब्यूफिन? सर फिलहाल नहीं याद आ रहा, सॉरी। चलो, अभी याद आएगा तो आप खुद शर्मिंदा होगी कि ये भी मुझे नहीं पता। बताओ, शाबाश अजहर। सर, वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्क है ना इसका। जी, दैट इज मिक्स्ड। तो सर मेरी बात सुने सर, यही जवाब तो सर मॉर्गन पढ़ने वाली भी दे रही थी, लेकिन मैं चुप हो गई। मैंने कहा सर शायद कोई और डिफरेंस है। जी जी जी, मैंने सर यही बोल, सर मैं बता रही हूँ कि वो दो रिसेप्टर्स पैक करता है सर। या तो मैं आपका दोबारा फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में दाखिला करवा देता हूँ, तो फिर आप ये बात करके बहुत खुश हो। आप वाइवा देने जा रही हो, आपकी कैटेगरी डिफरेंट है। अनम और जैनब की कैटेगरी, अनम और जैनब कोई भी आंसर गलत दे सकते हैं। ठीक है, जैनब तो सारे आंसर गलत दे सकती है, उसके लिए नहीं सर, मैं जूनियर्स की बात नहीं कर रही। मैं सर एक्चुअली मैंने थोड़ा क्लू दिया कि रिसेप्टर डिफरेंट, तो फिर सर आपने जब ये बात की मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत बोला है, मैं चुप हो गई। इस वक्त मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अनम। ठीक है अनम, समझ आ गई बात? तो ये कबीला ही डिफरेंट है।
वो जिस तरह वो सादुद्दीन कैबेक है, नेल्बोफिन इज सादुद्दीन कैबेक, जो अर्तुगरुल देख रहे हैं ना, वो मुनाफिक है, वो दोनों काम करता है, एगोनिस्ट भी एंटागोनिस्ट है। इसलिए जो कल डिस्कशन पेन में हो रही थी कि इफ यू आर गिविंग अ पेशेंट हु रिसीव्ड मॉर्फिन, नाउ इफ यू गिव नेल्बोफिन, तो पेशेंट विल स्टार्ट हैविंग सीवियर पेन बिकॉज इट विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, तो आप ये जितने हैं रेमीफेंटानिल, एल्फेंटानिल, सूफेंटानिल, इनका आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी, क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, किसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसका इफेक्ट जल्दी आता है, किसका इफेक्ट। सर इनको याद करने का कोई तरीका बताते हैं, बेसिक्स तो हमेशा भूल जाते हैं। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, इनको याद करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप मॉर्गन को से दूर हो जाएं, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आप ओपीआई आर्टिकल्स पढ़ें, आपको आर्टिकल्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, जूनियर्स को तो माफी है ही नहीं, जूनियर्स को तो बिल्कुल माफी नहीं है कि वो मॉर्गन की टनल विजन में रहें, समझ आई? ये इसको याद करने का तरीका यही है कि आप एक चार्ट बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ। ठीक है, आप अपनी असल पे जब जाओगी ना, जब आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके चीजों को इंटरप्रेट करना सीख लोगे ना, तो आप खुदा की कसम आप लोगों को समझ आएगा कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, समझ आई? या आप इसके खुद नोट्स बनाओ, 3-4 तो बातें हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, प्रोटीन बाइंडिंग है, जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके जरिए होगा क्या, ऑनसेट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसको आप कंपैरिजन कर लो। ठीक है, पोटेंसी किससे डिफरेंट होती है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। पोटेंसी किससे आप डेजिग्नेट करते हैं, पोटेंसी इज डेजिग्नेटेड टू प्रोटीन बाइंडिंग, नहीं, लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर मुझे तो यही याद आ रहा है, मैं फिर चेक करके ही बताता हूँ। आप चेक करो। Protein binding is responsible for duration of action and potency is dedicated to lipid solubility. लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो दवाई जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा पोटेंट होगी। ठीक है, इसलिए जो फेंटानिल है वो 100 माइक्स दी जाती है अगर मिसाल के तौर पे, तो जो सूफेंटानिल है वो 10 माइक्स दी जाती है, बिकॉज सूफेंटानिल इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन फेंटानिल, एंड मॉर्फिन जो है वो 10 मिलीग्राम मिसाल के तौर पे दी जाती है, तो फेंटानिल इज 1000 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। समझ आई? ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है ना, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटीन बाइंडिंग से होता है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमने इस डिस्कशन को खत्म करना है, ये मैं थोड़े से ज्यादा डिटेल में चला गया हूँ। तो इनहेलेशनल एजेंट्स में ना एनफ्लोरेन से जो है ना वो अवॉइड करनी है। ठीक है, और आगे इन्होंने लिखा भी हुआ इसके अंदर पैथिडीन, एनसेड्स। ठीक है, और उसके बाद जो रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो और कौन कौन सी मेडिकेशंस पे होते हैं, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। ज़ैनब आपने यहाँ पे ये बताया हुआ है? सर इन स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन जनरली जो उनकी साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक और साथ ये डायूरेटिक। वेरी गुड, डायूरेटिक्स, और एक आप एस्पेक्ट भूल गई हो, जो इसका हेमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है वो, और डायलिसिस। नहीं डायलिसिस नहीं, हेमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, उसकी वजह से उनको कौन सी मेडिसिन देनी पड़ सकती है? एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन। और जो बोन मेटाबॉलिज्म के लिए, बोन मेटाबॉलिज्म कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन डी। अब आ गई समझ बात? तो बाकी जो है सिम्टोमेटिक होंगे जो उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी रिथमिक्स, एंटी फेलियर। ठीक है, और दूसरा ग्रुप है इसके अंदर डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स मेनली डिवाइड किए जाते हैं जो पोटेशियम स्पेयरिंग और नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग। ठीक है, तो जो नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग है वो उसमें आपके थायराइड हैं और लूप डायूरेटिक्स हैं, और जो दूसरे होते हैं वो उनके अंदर आपके जो एमाइलोराइड और स्पाइरोलेक्टोन होते हैं। ठीक है, तो ये समथिंग अबाउट इट। तो आपने बाकी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की, जो हमने जो मॉनिटरिंग की बात की थी, वो हम ABGs भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो you have to take care of the fistula, and you have to avoid, actually unless it is strongly indicated, you have to avoid unnecessary arterial puncture, because a renal failure patient may need dialysis at some point of time,
So it is not a very good choice to damage radial artery or brachial artery unless it is strongly indicated. You can use dorsalis pedis for arterial sampling, ठीक है, या BBG भी कर सकते हैं। चलिए शाबाश। अब ये बाकी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एनीथिंग एल्स ज़ैनब, इसमें आपने और कोई चीज लिखी है? नहीं सर, लेकिन एक बात है कि मॉर्फिन का जो है ना, कि मॉर्फिन का जो मेटाबोलाइट है मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड, वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो इसमें हम मॉर्फिन यूज कर सकते हैं बट विद लिमिटेड डोज। एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो है ना MCQ के अंदर आ गया ना, तो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देंगे, वो जाहिर बात है उन्होंने मॉर्फिन को अवॉइड ही करवाना है, ठीक है। तो डिस्कशन में आप ये कह सकते हैं कि यू हैव टू, वाइवे वालों ने जवाब ये देना है कि वी हैव टू कंसिडर रिस्क वर्सेस बेनिफिट, दिस इज अ कंसिडरेशन, इट इज बेटर टू अवॉइड, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक, मतलब लाइक ये कि ये नहीं है कि कोई हराम है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में है, तो यू कैन टाइट्रेट द डोजेस, ठीक है, आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप सस्पेक्ट करेंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और रीनल फेलियर में जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि हम लोगों ने तकरीबन रीनल को कवर कर लिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर एक और बात, जी जी, कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है उनकी डोज की 25% उनकी डोज डिक्रीज करते हैं, बिकॉज CNS का सीजर थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है और प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है, तो उनकी फ्री फॉर्म वजह से हमें ना उनकी डोज को कम रखना होता है लोकल एनेस्थेटिक की। थ्रेशोल्ड कम होता है, थ्रेशोल्ड ज्यादा नहीं होता, थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, हाँ, थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, जल्दी सीजर हो जाता है, कम हो जाता है, जी जी जी, ठीक है। चलें, एनीवेज थैंक यू वेरी मच, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं बाद में भी, और इंशाल्लाह ज़ैनब आप कवर करो लिवर को एक दिन में। और अच्छा, कल मैं आप सब लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, कल मैं कोशिश करूंगा मैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं अबाउट एग्जाम, हम लोगों ने एक दफा पहले भी एक कैरियर काउंसलिंग पे किया था, कल मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा, किसी टाइम पे मैं आई विल सेंड द लिंक एंड वी विल डिस्कस अबाउट द possible exams and possible things which you should be doing during the training or after the training, because these days जिस तरह खाड़ी और जुनैद जमशेद पाकिस्तान में हिट हो चुका है ना, ये EDA और FCI जो है ना और FRCA बड़े पाकिस्तान के इन हो गए, हर बंदा उसके पीछे भाग रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या चीज है, उसका कोई फायदा नहीं है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ठीक है। मैं आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। मैं कल आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 6 o'clock आई विल सेंड यू द लिंक, मोस्ट प्रोबेबली 6 o'clock, ठीक है। अदरवाइज जो है वो हम लोग फिर रात को अगर कल डिस्कस करेंगे, अगर ज़ैनब ने प्रिपेयर कर लिया, वरना फिर हम वाइवे की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई मैं सिनेरियो भेजूंगा। थैंक्स अलॉट। प्लीज रिकॉर्डिंग सुने जो पिछली हैं, और अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो बताएं। एटलीस्ट अगर आप इस डिस्कशन को ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो आप पिछले 3-4 जो दिन की हैं वो आप जरूर सुनें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।